हेलो एंड वेलकम टू बधानी क्लासेस। बच्चों, आज हम फिजिक्स मॉक टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है, व्हेन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जब पानी पर तेल तैरता है तो पानी की सतह का पृष्ठ तनाव के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिए, जब भी तेल पानी पर तैरता है तो सरफेस टेंशन जो है, जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बी आंसर है। और वैसे आप ये याद रखिए इस बात को कि अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई मतलब कुछ भी है जैसे घुलने वाला हो, अगर वो जो है ज़्यादा घुलता है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा घुलेगा तो पृष्ठ तनाव को ज़्यादा करता है, अधिक करता है, और अगर वो कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव को कम करता है। तो ये भी एक तरीका है इसका चेक करने का। तो आपको ये समझिए कि जब भी जल पर तेल ऑयल तैरेगा तो जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, जो दूसरा प्रश्न है वो यूँ कहता है, ये पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ठीक है, तो आप याद रखो इस बात को। देखिए, अब अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये तो आयतन है और ये है ताप, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, चलो ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा जो है डिग्री सेल्सियस में है। तो याद रखना है कि अगर हम जल को गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि जल का हम अगर हम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जल का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो पहले तो जल का आयतन कम होता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। तो याद रखिए वो जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो है उसका न्यूनतम होता है। ठीक है, तो जल का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, सोचिए कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, वॉल्यूम मिनिमम होगा तो इसका मतलब घनत्व, डेंसिटी अधिकतम होगी। तो याद रखो, पानी का घनत्व जो है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो। दूसरा प्रश्न हमारा है, इसमें यह दे रखा है कि एक बीकर है, उसमें एक द्रव है और उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है और उसमें जल, वाटर भरा हुआ है और ये बर्फ़ है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर किसी बर्तन में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, तो अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखिए, बहुत एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला प्रश्न इससे अलग है। इसमें क्या बोल रखा आपको कि जो द्रव है उसका जो घनत्व है वो जल से ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, वो किसी भी पदार्थ की जो डेंसिटी होती है उसको आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ की जो घनत्व होता है उसको आप जल के घनत्व से भाग कर दीजिए, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो कहलाता है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस लिक्विड का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, मोर होगी। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि बर्फ का टुकड़ा हम जल में डुबोएंगे तो बर्फ के ठीक है, वो मेल्ट होने पर, पिघलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि बर्फ का टुकड़ा ऐसे द्रव में तैर रहा है जिसका घनत्व जो है
वो जल से ज़्यादा है। तो याद रखिए, अगर बर्फ़ का टुकड़ा किसी ऐसे लिक्विड में फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लोट करता है, तैरता है, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो उसके पिघलने पर उसकी सतह बढ़ जाती है, उड़ जाएगी ऊपर, ठीक है। और अगर द्रव का घनत्व जल से कम है तो पिघलने पर, बर्फ़ के पिघलने पर उसका सतह नीचे आ जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें जो ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मोर देन 1 है, तो इसका मतलब है इट विल राइज, राइट। अच्छा, तो अब हम आते हैं इसके बाद चौथे प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा ये है, वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो आपको इसमें 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं। एक तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये पूछा हुआ है कि जो हमारे सिस्टम है, यूनिट्स के सिस्टम है, जैसे सीजीएस है, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है, तो वो कहता है कि बताइए कि वो कौन सी इनमें से क्वांटिटी है जिसका मान सभी यूनिट्स में, जो सिस्टम यूनिट्स हैं, उनमें सेम रहता है। तो याद रखना है आपको कि इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये रेशो है, ये अनुपात है, ठीक है। तो जाहिर है जब ये 2 राशियों का अनुपात है तो ये जो है अगर एक राशि का चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आएगा ना। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, आरडी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सभी सिस्टम और यूनिट्स में इसका मान सेम रहता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक रेलगाड़ी है और उसमें कोई यात्री बैठा हुआ है और वो एक सिक्का ऊपर उछालता है जो कि उसके पीछे गिर जाता है। तो बताइए कि जो ट्रेन की गति है वो त्वरित है या एक समान वेग से जा रही है या मंदित है या वृत्ताकार मार्ग में गतिमान है। तो देखो इसमें जो हमारा कंसेप्ट लगता है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये ठीक है, मतलब इनर्शिया बोल दीजिए, तो जड़त्व यूज होता है। तो याद रखिए अगर कोई रेलगाड़ी गतिमान है, मान लीजिए v वेग से गतिमान है, तो जो उसमें यात्री होगा तो यात्री भी उसमें v वेग से गतिमान होगा। तो जब उसने बॉल को ऊपर उछाला है तो बॉल का वेग भी v होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि अगर जिस वेग से, है ना, यानी कि हमने जो है जब बॉल को ऊपर उछाला था, तो अगर ट्रेन की वेलोसिटी स्पीड वही है जो कि फेंकते समय है, तो बॉल हमारे हाथ में आती है। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है बॉल हमारे पीछे गिरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी, इसका मतलब है रेल की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो रेल की स्पीड ज़्यादा होने से हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो जितना, ठीक है, तो ट्रेन ज़्यादा चली, हम भी ज़्यादा चले, लेकिन जो बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका था उसका वेग ट्रेन का वही वेग है पहले वाला, यानी कि जो कम हो था आपकी अपेक्षा, तो बॉल पीछे गिर जाती है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेन है वो त्वरित हो रही है, वो क्या हो रही है, एक्सेलरेटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रेन की स्पीड वही रहती जो हमारी बॉल के फेंकते समय है, तो बॉल हमारे हाथ में आती है ना। और यदि बॉल फेंकते ही अगर ट्रेन जो है वो मंदित हो जाती, रिटार्ड हो जाती, तो बॉल कहाँ गिरती, हमारे आगे गिरती बॉल, ठीक है। तो इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे केस में जो ट्रेन है वो है त्वरित। नेक्स्ट देखिए जो अगला प्रश्न है, हाँ, वो कह रहा है कि एक ट्रेन है और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसमें एक यात्री बैठा हुआ है। तो ये पूछा गया है कि स्पीड, हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन, यानी उस यात्री की, उस व्यक्ति की रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा फैक्ट है कि अगर हम उसको ग्राउंड से देख रहे हैं, सोचिए, तो जिस वेग से ट्रेन जा रही है वो यात्री भी उसी वेग से जा रहा है, तभी तो ट्रेन के साथ जा रहा हो, ठीक है। अब आते हैं ट्रेन और व्यक्ति। तो यानी कि वो दोनों, जो ट्रेन और जो व्यक्ति है, तो वो उनके मध्य कोई विस्थापन आपस में है नहीं, ठीक है। तो इसलिए
जो उस व्यक्ति की रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल क्या आएगी, शून्य, जीरो। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा है कि एक वायु का बुलबुला है और वो किसी कांच पर धंसा हुआ है। वायु का बुलबुला है, वो कांच में धंसा हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इससे प्रकाश किरण जाए तो बताइए कि वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा। तो देखो, एक कंसेप्ट याद रखिए कि यहाँ पे जो कांच है वो माध्यम है। ठीक है, और जो वायु है जिसका कि बुलबुला बना हुआ है, यानी आप मान लीजिए वायु का बुलबुले को आप मानिए लेंस। ठीक है, तो वायु यानी कि, ठीक है, वायु हो गया। तो इसमें क्या है, जो वायु है जिसका अपवर्तनांक कम है और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी कि जिसका लेंस बना हुआ वो तो वायु है और जिसमें वो है माध्यम वो कांच है। ठीक है, तो इसमें जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक लेंस का जो पदार्थ वायु है उससे ज्यादा है। तो वो दिखने में भले हमें उत्तल लेंस लगेगा बुलबुला ना, लेकिन वो इसमें जो कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति। तो अवतल लेंस का मतलब कौन सा हुआ, डाइवर्जिंग लेंस, इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो लेंस जिस टाइप का दिखाई दे रहा होगा उस टाइप में उसके अपोजिट कार्य करेगा। यानी कि अगर वो आपको उत्तल दिखाई दे रहा कॉन्वेक्स, तो वो उसमें काम करेगा अवतल कॉनकेव की तरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, नेक्स्ट है देखिए, अगला प्रश्न है, दो उत्तल लेंस दे रखे हैं, उनकी फोकस दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में है। तो पूछा गया है कि ये जो एक संयुक्त लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ पूछी हुई है। तो देखो, इसमें जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे दोनों ही उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, f1 हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/+8 और माइनस, और d कितना है, 4 है, और f1 दोनों में मैंने कहा कि पॉजिटिव है तो ये, तो इस तरह से आपने ये पुट कर दिए। ठीक है, तो अब आपने ये कैंसिल कर दिया, ये वाला टर्म्स कैंसिल हो गया, तो 1/f इक्वल 1/4 आ गया। तो इसका मतलब है फोकस दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर। राइट, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये। ठीक है बच्चों, तो याद रखना आपको कि अगर दो लेंस हैं और उनके बीच में गैप है, ठीक है, दूरी है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। हाँ, अगर हम उनको, देखिए हमारे केस में तो प्रश्न ये है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है और उनके बीच की दूरी d है। ठीक है, ये होती है। लेकिन अगर वो कहता है कि दोनों लेंस जो है वो संयुक्त इस तरह रखे गए हैं, तब हमारा आता 1/f1 प्लस 1/f2। राइट, अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, वो एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और सर्किट डायग्राम में इसमें आपको जो दो प्रतिरोध दे रखे हैं, देखो ये तो रेजिस्टेंस दोनों हैं समांतर पैरेलल। ठीक है, और ये एक यहाँ पे आ गया, तो ये कहता है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 1.5 वोल्ट की। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो पहले तो आप देखो, पहले तो हम ये देखिए कि दोनों प्रतिरोध किसमें है, ये समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध समान होते हैं तो उनका तुल्य कितना आता है, आधा। तो ये तो आ जाएगा आपका 0.5, है ना। यानी आप ऐसे करोगे 1/r' इक्वल 1/1 प्लस 1/1, ऐसे करोगे ना। तो इस तरह से ये तो आ जाएगा इन दोनों का तुल्य 0.5 ओम। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के श्रेणी क्रम में ये वाला भी प्रतिरोध है, तो यानी 0.5 ये और ये 1, तो कुल प्रतिरोध इसका हो गया R बराबर 1.5 ओम। अब आते हैं इससे कितनी धारा आएगी, I बराबर जो बैटरी का EMF दे रखा है आपको, कुल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, कुल प्रतिरोध।
अब देखिए ई का मान 1.5 है और आर का मान भी 1.5 है, तो ये आपका आ गया 1 एम्पियर। ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब इस प्रतिरोध के सिरों ठीक है, जो सिरों के जो विभवांतर होगा वही V क्या पाठ्यांक होगा। तो इसके सिरों का जो विभवांतर है V बराबर आई आर, है ना। R1 ले देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ R1। तो I का मान तो हमारा हो गया 1 और R1 हमें दे रखा 1, तो ये हो गया 1 वोल्ट, हो गया ना बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया C। तो 9th का आंसर हमारा C हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि जो चुंबकीय यामोत्तर होता है वो क्या है, एक काल्पनिक है। तो याद रखो, अगर हम एक चुंबक को मुक्त रूप से लटका लें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो उसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है, तो जो उसकी चुंबकीय रेखा है उससे गुजरने वाला जो लंबवत, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर प्लेन होता है, यानी ऊर्ध्वाधर जो तल होता है, जो वर्टिकल प्लेन होता है, वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, यानी मुक्त रूप से लटकी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। और याद रखिए, ये काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, ये एग्जाम में आ रखे हैं। ओके। नेक्स्ट, हाँ देखिए, जो 11वां प्रश्न है उसमें ये पूछा हुआ है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप मतलब सिंपल याद रखो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, आंसर हो गया। इसे हिंदी में हम क्वार्टर बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहता, वो कहता एन टाइप अर्धचालक, तो उसमें हमारे कौन से होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि हमें क्या रखा है, कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, Q इज इक्वल 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सी। अच्छा, अब ये पूछा हुआ है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो एक पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे ना इतना विभवांतर है 1 किलो वोल्ट का, वहाँ से मूव करता है वो। तो पूछा, बताओ कि इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा जो है प्राप्त करेगा। तो याद रखो, कोई भी आवेश जब किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो जो उसमें ऊर्जा स्टोर होती है वो है गतिज ऊर्जा, है ना। तो वही तो ऊर्जा हुई। तो ये होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जो आता है वो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो जिस बिंदु से जिस बिंदु पे जाता है उसका विभवांतर। हमारे केस में Q यानी आवेश तो हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डेल्टा वी 1 किलो वोल्ट का मतलब हो गया इतना। ठीक है, 1000। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर। इस तरह 12th का आंसर बी हुआ। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, कि जब भी, हाँ ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए कि जब भी कोई आवेश किसी ऐसे स्थान में गति करता है तो वहाँ दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वही ऊर्जा होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो 13वां है, हाँ तो 13वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। वो कह रहा है कि गामा रे, एक्सरे और जो गामा रे है उनका जो वेग होता है उसका अनुपात पूछा हुआ है। तो याद रखिए, गामा रे और एक्सरे दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी स्पीड, ठीक है, वो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है कि इन दोनों के वेग समान होंगे, तो उनका अनुपात कितना होगा, 1। राइट। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए 14th क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग था वो किसकी खोज के लिए
उत्तरदायी था, ये पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इससे जो है न्यूक्लियस नाभिक के बारे में डिस्कवरी देखिए के बारे में पता लगा था। तो आंसर हमारा इसमें 14 का सी आ जाएगा। 15th, हाँ 15वां प्रश्न, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग हाउस अप्लायंसेज मैग्नेट इज एन एसेंशियल पार्ट। इसमें हमें कुछ घरेलू उपकरण दे रखे हैं और ये पूछा हुआ है कि बताइए इसमें से चुंबक किसका आवश्यक भाग होता है। तो पहले तो याद रखो जितनी भी घूमने वाली चीज होती है, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उनमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है और इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब चुंबक होती है ना। और कॉलिंग बेल जो होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक होता है। तो जितने भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं, कॉलिंग बेल हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब में चुंबक होती है। आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट, हाँ अब देखो अगला जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल है और ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये है काइनेमेटिक्स से आ रखा है। तो इसमें दे रखा है कि एक बस है जो कि 24 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ये तो हो गया u, तो u बराबर 24 मीटर पर सेकंड 24 में। अच्छा, वह प्रत्येक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड दर से धीमी हो रही है। तो ये त्वरण होता है, यानी ये मंदन है यहाँ पे ना, तो मैं इसे त्वरण बोल रहा हूँ। हाँ तो मंदन हो रहा है ये, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अब देखो 3 मीटर पर सेकंड ये प्रति सेकंड पर सेकंड होके आपका ये बन जाएगा। अब ये पूछा है बताओ बस रुकने से पहले कितनी दूर चलेगी। तो इसमें आपको v बराबर आप ले लेंगे 0। तो अब इसमें हम गति की समीकरण यूज करेंगे तीसरी, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर। अब सुनिए, अब इसमें मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो -2s ये लगाएंगे आप, राइट। तो इस तरह से आप s बराबर जब आप इसमें यूज करोगे इसको, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। और u का मान रख देंगे आप 24 का स्क्वायर, ये 0 है और ये हो जाएगा आपका कितना 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 96 करके आएगा आपका, तो 96 मीटर, तो ये चलेगा 96, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स आया। जनरली एग्जाम में इक्वेशन ऑफ मोशन जो गति की समीकरण है उनसे प्रश्न आ जाता है, तो इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें इस टाइप क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ उसमें ये पूछा हुआ है कि 30 kg का एक लड़का है और वो एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा है जिसमें कि 40 स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और 10 सेकंड में चढ़ रहा है वो, और एक स्टेप की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब सोचिए आप, देखो ये इस तरह चढ़ रहा है ये सीढ़ियाँ, ठीक है। तो बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ना, तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, तो इन सीढ़ी की जो लंबाई है या जो हाइट है इन सबको जोड़ लीजिए, वो आ जाएगी टोटल हाइट ही आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना आप, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति इतना द्रव्यमान लेकर इतनी हाइट पे चढ़ा, तो इसमें हमें जो कार्य निकालना होता है वो फार्मूला होता है mgh, ठीक है। तो इसमें लग जाएगा पावर, ठीक है, पावर यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो वर्क लगता है वो mgh लगेगा अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम हमें टाइम लग जाएगा t। अब देखिए इसमें मास हमें दे रखा है 30 और g की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। हाइट हमें दे रखी है कितनी, एक स्टेप यानी कि एक स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, और 40 स्टेप की हाइट कितनी आएगी टोटल ना, क्योंकि टोटल हाइट तो ये आएगी आपकी टोटल हाइट, ठीक है। ये अब देखो ये सेंटीमीटर में है, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर, और t कितना है 10। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो 4 ये हो गया, ठीक। तो 3 इंटू 15 4 जा 60, 180 वॉट। तो इसमें हमें 17 का आंसर जो है वो बी हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली आते हैं,
तो बस हमेशा याद रखो कि अगर कोई द्रव्यमान लेकर आप किसी हाइट पे चढ़ रहे हो तो उस केस में जो कार्य होता है वो mgh के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम 18th क्वेश्चन पे। देखो इसमें 18वां क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेविटेशन से आया है, और ग्रेविटेशन से आपके एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन श्योर आता है, पक्का आता है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% जो है सिकुड़ जाए और द्रव्यमान नियत रहे, वैसे तो इसमें दे रखा है कि मास रिमेन सेम, कई बार नहीं देता है वो, तो हम मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं जब तक कि उसने उसके बारे में नहीं बताया है। जी वुड इंक्रीजेस बाय नियरली। ठीक है, तो देखो वैसे तो इसका फार्मूला जो आता है वो है G इक्वल GM अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब अगर हम R को कम करेंगे तो G का मान बढ़ेगा, राइट। हाँ, तो ये ध्यान रखो। अब देखो, अब मैं इसको अगर प्रॉपर मेथड से करता हूँ तो बहुत लेंथी जाएगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो G में कितनी प्रतिशत परिवर्तन आता है उसका फार्मूला ये है -2 इंटू डेल्टा R%, ये वाला फार्मूला लगाया करो। ठीक है, अब देखिए अब कैसे हम लगाते हैं इसको, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे निकालना है कितना प्रतिशत परिवर्तन आता है, तो ये -2 लिखूंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देखना है, अगर आपको दे रखा है इंक्रीजेज, ठीक है, अगर आपको दे रखा है इंक्रीजेज है ना यहाँ पे, तो आप रखेंगे प्लस, और डिक्रीजेज लिखा हुआ है तो माइनस। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है, श्रिंक मतलब कि सिकुड़ जाती है, यानी कि R का मान कम हो जाता है, कम होने का मतलब माइनस। तो आप यहाँ रखेंगे -1%, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका +2%। तो प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, यानी कि इंक्रीजेस, है ना। तो इसका आंसर 18th का आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो 18th का हमारा बी ऑप्शन है। तो देखो बहुत सिंपल है। तो इस टाइप के एग्जाम में काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, मतलब काफ़ी मतलब आता तो एक ही है, मतलब काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अगर हमें इसको प्रॉपर मेथड से करता है तो बहुत टाइम इसमें लगता है, तो ये मेथड है। तो जब भी आपको दिया जाए बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन रखेंगे आप ना, यहाँ पे जो रखेंगे प्लस माइनस, तो वो रखोगे आप। अगर वो कहे इंक्रीजेज तो प्लस साइन, वो कहे डिक्रीजेज तो माइनस साइन रखेंगे आप। अब आते हैं 19वें प्रश्न पे। देखो 19वां प्रश्न कह रहा है कि जो डायनामो होता है, जिसको आप विद्युत जनित्र कहते हैं, वो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, तो वो बिजली उत्पन्न करता है। ये तो उसने खुद ही बोल दिया उसने यहाँ पे। तो अब वो कह रहा है कि वास्तव में वो कार्य किसका करता है। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, तो ये कह रहा है सोर्स ऑफ आयन का स्रोत कह रहा है, नहीं। अब बिजली का स्रोत तो उसने आपको खुद ही कह दिया, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्रोत, ऊर्जा कन्वर्टर। याद रखो कि डायनामो जो है उसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से डायनामो एक कन्वर्जर है ना, कन्वर्ट करता है, कन्वर्टर है वो। तो हमारे केस में इसमें आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19वां प्रश्न। अब आते हैं 20वें प्रश्न पे। देखो 20वां प्रश्न कहता है कि हम पे दो गोले हैं, हमें दे रखे हैं, दो गोले दे रखे हैं। तो एक गोला, जैसे एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 4 मीटर, और दोनों ब्लैक हैं और मेटलिक स्फीयर हैं, धातु के हैं, और इसकी रेडियस दे रखी है और उसका तापमान दे रखा है 2000 केल्विन। ठीक है, और दूसरा गोला जो दे रखा है उसकी त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर और उसका तापमान दे रखा है 4000 केल्विन। अब ये कहता है कि बताओ उससे जो ऊर्जा रेडिएट होगी, जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी, उनका अनुपात पूछा हुआ है। तो देखो इसमें हमारा फार्मूला लगेगा E1 अपॉन E2। ठीक है, ये लगेगा R1 अपॉन R2 स्क्वायर और T1 अपॉन T2 की पावर 4, स्टीफन लॉ वाला फार्मूला है। ठीक है बच्चों। अच्छा, R1 देखो कितना दे रखा है आपको 4, और R2 दे रखा है आपको, बाद वाला दे रखा है 1। ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया। और T1 हमें दे रखा है, T1 दे रखा है 2000, और T2 हमें दे रखा है 4000 की पावर 4 दे रखे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो हो गया 16,
अच्छा ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 2 की पावर 4 भी 16 ही होती है। तो 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल 1:1। तो इसका आंसर हमारा आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, तो ये स्टीफन लॉ से हीट वाले चैप्टर से आया है, तो न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, अच्छा अगला प्रश्न देखो, एक कार्नोट इंजन से आया है और मैंने पहले भी कहा है कि कार्नोट इंजन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, वो कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन है, एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है आपको 1/10, 1/10 दे रखी है, और उसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर के रूप में हो रहा है, शीतलक के रूप में, और जो इस पे कार्य किया गया W वो दे रखा है आपको 10 जूल। तो बताइए कि निम्न ताप पर जलाशय से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो याद रखो पहले तो हम इसमें फाइंड करेंगे, पहले तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एफिशिएंसी का, ईटा इक्वल 1 - T2/T1। अब देखो इसमें जो T2 होता है वो ताप होता है जो इसका ताप कम होता है, यानी सोर्स ऑफ द सिंक, और जो T1 है जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अधिक वाला टेम्परेचर। ठीक है, खैर अब हमें ये दे रखा है कितना, 1/10, और ये हमें, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा T1/T2। ठीक है, T1 तो यहाँ पे मैंने, अच्छा T2 में लिखा, T2 लिखा मैंने, T2/T1, राइट। तो T2/T1 और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना, 9/10। अच्छा, इसलिए T1/T2 कितना हो जाएगा, ये 10/9, ये इतना हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगले। अब याद रखो अगर हमें कार्य दे रखा और ऊर्जा पूछी हुई है तो उसका फार्मूला होता है W/, ठीक है, W/T1/T2 -1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 22वां जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि जो द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप मापक यंत्र होता है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूं आपको। देखो बच्चों, जो इसमें रिचर स्केल होता है उससे तो हम भूकंप को मापते हैं, ये तो स्केल है ना, जैसे हम बुखार को सेल्सियस में मापते हैं, तापमान को ना, तापमान को हम जो है सेल्सियस में नापते हैं, हम तापमान को फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो वैसे तो भूकंप को जो टेम्परेचर जो स्केल है ना, याद रखो स्केल है वो रिचर स्केल होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है यंत्र कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट। देखो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं, वो स्केल और मेजर इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखो भूकंप को जो मापता है जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ, और जो इसका स्केल होता है वो रिएक्टर स्केल या रिचर स्केल ये होता है। ठीक है, बाकी लैक्टोमीटर के बारे में बता दूं कि लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। ठीक है, और जो इसमें हाइग्रोमीटर है ये करता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता मापता है, ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है, आर्द्रता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है। नेक्स्ट, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, प्लान वेग निर्भर नहीं करता है। देखो जो प्लान वेग का फार्मूला होता है, अगर मैं उसको पृथ्वी के सरफेस की बात करूं तो मैं इस तरह लिखूंगा इसको। ठीक है, ये आता है आपका, और या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं √2gr। तो याद रखिए जो इसके वेलोसिटी है वो अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ में भी डिपेंड करती है। तो जो रेडियस ऑफ द बॉडी है, यानी कि जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, किसी भी ग्रह या किसी भी जिनकी ग्रेविटी होती है बॉडी की, तो उसका जो प्लान वेग होता है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे और उस बॉडी के साइज यानी रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन से आया क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा होता है, देखिए इसमें पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, रेडियो एक्टिविता गुण होता है। तो याद रखो ये होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का, परमाणु नाभिक का होता है, या आपकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है
ये उससे आया क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स से भी आपके एग्जाम में 1 2 3 दो तीन क्वेश्चन सोच सकते हैं, आ सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25वां। देखो वो कहता है कि हाउ इज द यदि यंग का प्रयोग जो है ना, यंग का जो द्विचर्या का प्रयोग है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है, उसमें वो कह रहा है कि यदि वो प्रयोग, अगर हम उस प्रयोग को वायु की अपेक्षा, वायु यानी एयर में ना करके हम शांत जल में करें, तो जो फ्रिंज के बारे में उसने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो कह रखा है। तो याद रखिए कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन 2d। देखो बाकी आपको पता ही है, ये तो फ्रिंज चौड़ाई है, फ्रिंज विड्थ है, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज है, तरंगदैर्घ्य है, ये जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट, झिर्री से, और ये झिल्ली के बीच की दूरी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखो अब समझिए। अब अगर हम उसको वायु, ये तो वायु में हुई, एयर में ना, एयर में तो ये हो गई। अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को जो है, यानी जो पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट है, अगर उसको हम जल में ले जा लें, तो याद रखो जो फ्रिंज चौड़ाई होगी, ये जो वाटर में होगी, वाटर में इसकी चौड़ाई होगी, वो होगी बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। और याद रखो जो म्यू ऑफ वाटर होता है वायु के सापेक्ष में 4/3 होता है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी, और 1 से बड़ी आने का मतलब है जो बीटा इन वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो कम आएगा बीटा इन एयर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिंजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी, और कम का होने का मतलब है फ्रिंज जो है वो संक्रिय हो जाएंगे।